आज के लेक्चर के अंतर्गत हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान में, जैसा कि हम पाश्चात्य विचारक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सभी थोड़े विचार और विचारक रह गए हैं, थोड़ा समझ लेंगे उनके बारे में भी। तो इन विचारों के अपनी अपनी एक चिंतनशील प्रक्रिया, उन्होंने अपने विचारों को मंतव्य रूप से रखने का प्रयास किया और निश्चित ही वो उस जीवन में जिस प्रकार की वहाँ स्थितियाँ बनी और जिस परिस्थितियों ने उन्होंने सामना किया, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने विचारों को रखा और सामाजिक परिवर्तन एवं उनके जीवन से जुड़ी जो भी गतिविधियाँ हैं उनके संबंध में उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी प्रायोरिटी को रखा और साथ ही समाज को किस व्यवस्थाओं से होना चाहिए या किस प्रकार की व्यवस्थाओं को वहाँ पर स्थापित करनी चाहिए ताकि समाज एक पूर्ण रूप से सुचारू रूप से एक तरीके से वहाँ पर निरंतर एक संतुलन बनाए होते हुए वो जीवन को सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सब विचार किस प्रकार के रहे हैं, तो ये सब विचार अपने अपने उन्होंने मंतव्य रखे थे। इसी प्रकार आगे जैसे हमने सभी को पढ़ाया, जैसे जे.एस. मिल थे, उनके विचार अलग थे, राइट। उसमें जितने भी मैंने आपको पढ़ाए, रूसो हों, चाहे हॉब्ज हों, चाहे मैकियावेली हों, चाहे सुकरात, कोई यूनानी विचारक हों, ठीक। तो इनके जो विचार रहे हैं वो वहाँ पर जिस परिस्थितियों उन्होंने जीवन व्यतीत किया और उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग रहे हैं, राइट। तो मनुष्य के उस प्रकार की एक तो प्रभाव वहाँ के जीवन से, प्राकृतिक स्थितियों की वजह से भी वहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरी बात है मानवीय गतिविधियाँ हैं जो कुछ ऐसी होती हैं जो निरंतर मनुष्य को, एक दूसरे मनुष्य को प्रभावित करती हैं और उनके बीच द्वंद्वता हो, टकराव हो, ईर्ष्या हो। इसकी वजह से भी समाज में नई अवधारणा लाने के लिए या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने की वजह से उसमें सुधार को प्रयास करने के लिए वो निरंतर प्रयास करते हैं कि जीवन को सुधार होना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो वो अपना उत्थान तभी कर सकता है जब वहाँ पर निश्चित रूप से एक समय निर्धारण की प्रक्रिया हो, साथ ही साथ एक आदर्श जीवन होना चाहिए। तो उनके उद्देश्य जो परख रहे हैं वो अलग अलग समाज में अपने जीवन ज्योतिर के रूप में वो उन्होंने बताने का प्रयास किया कि अगर समाज इस हिसाब से रहेगा तो व्यवस्था निश्चित होगी। कुछ विद्वान ऐसा मानता है कि इस हिसाब से अगर समाज रहेगा तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी। तो इससे समाज का जो जीवन है वो अलग अलग तरीके से उन्होंने चलाने का या संचालित करने का प्रयास किया था। तो उसी के अंतर्गत आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हीगल। तो हीगल एक विचारक रहे हैं, काफ़ी अच्छे विचारक रहे हैं, मानवतावादी विचारक एवं इन्होंने ज़्यादा, वैसे तो व्यक्तिवादी विचारक तो इनके अंतर्गत ज़्यादा धारणा नहीं देखने को मिलती है। वैसे इनकी जो विकास प्रक्रिया जो रही है सामाजिक जीवन के प्रति वो एक देखा जाए आदर्शवाद और उनकी सामाजिक मूर्त रूप के बीच एक द्वंद्वता का इन्होंने सिद्धांत दिया था, द्वंद्वात्मक पद्धति को दी। और इन्होंने इतिहास प्रक्रिया के अंतर्गत जो चेतना का एक पूरा गुण है उसके तहत उन्होंने निर्धारित करने का प्रयास किया था कि जो भी इतिहास है, इतिहास का जो बदलाव है, ठीक है, वो इतिहास बदलाव एक प्रकार का देखा जाए वो चेतन से ही होता है। यानी कि जो भी यहाँ पर वस्तु हैं, जो भी संसार में जो जीवन है वो एक चेतना से जुड़ा हुआ है। यानी कि हर एक वस्तु, हर एक मनुष्य उसका जो अस्तित्व है वो इस प्रकृति पर जो उसका अस्तित्व है वो निश्चित रूप से वो चिंतनशील से है, वो चिंतन से जुड़ा उसका एक सेगमेंट है। तो इन्होंने जो विचार रखे थे एक आदर्शवाद से संबंधित इनके जो विचार हैं वो एक्चुअली में यही हैं कि जगत की जो समस्त वस्तुएं हैं, ठीक है, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे कोई भी मतलब कि विकास प्रक्रियाएं हों, उन्होंने जो अपने जीवन में निरंतर अध्ययन किया है, ठीक है, वो सभी क्या है एक प्रकार की चेतन तत्व की अभिव्यक्ति हैं। इनकी चेतन से जुड़ी हुई वो सभी अभिव्यक्ति हैं एक प्रकट करना। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ है वो सांसारिक जो वस्तुएं हैं वो निश्चित रूप से चिंतन से ही जुड़ी हुई हैं, यानी उस पर चेतना का गुण पाया जाता है। वो मनुष्य उन चेतनाओं को कैसे समझ सकता है, तो उसके लिए उन्होंने पूरा एक दर्शन दिया था। वो दर्शन उनका एक पूरा आ जाता है, वो आता है उनका एक चिंतनशील दर्शन। तो चिंतनशील दर्शन में मनुष्य को उन्होंने विवेकशील माना और विवेकशील मानते हुए निश्चित रूप से उन्होंने प्रत्येक वस्तु को किस प्रकार से धारण करना है, वो चिंतनशील किस प्रकार से करना है, तो इनके बारे में उन्होंने पूरी एक पद्धति दी है, राइट। और साथ ही साथ मनुष्य किस प्रकार से जीवन में सामाजिक परिवर्तन को करता जाता है और एक निश्चित रूप से पुनः उसी जीवन को ढालता जाता है। तो 100% उनके बीच इन्होंने एक पूरा सिद्धांत दिया, इतिहास दर्शन की जो व्याख्या दी है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने आगे चल कर के सामाजिक परिवर्तन को लेकर के एक मूर्त रूप दिया है। तो उसमें एक
सामाजिक परिवर्तन में एक राज्य की व्यवस्था को उसी में निहित करके इन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया है कि सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है। उसमें इन्होंने परिवार है, नागरिक समाज है, राज्य है, इनके बारे में 3 अवधारणाओं को अलग अलग रूप से एक दूसरे में कोरिलेट करके विस्थापित करने का प्रयास किया था। साथ ही साथ उनकी अगर आगे और अगर आप देखना चाहोगे तो एक द्वंद्वात्मक पद्धति देखने को मिलती है। ठीक है, वो द्वंद्वात्मक जो पद्धति है इतिहास प्रक्रिया एक बदलाव की है और आदर्श के बीच है। ठीक, एक सामाजिक परिवर्तन जो होता है इतिहास के तहत होता है, तो इतिहास है सामाजिक परिवर्तन और आदर्श के बीच जुड़ी हुई एक अभिव्यक्ति के बीच जो उन्होंने पूरा दिया है सिद्धांत, वो द्वंद्वात्मक पद्धति दी है। वो एक्चुअली द्वंद्वात्मक पद्धति है वो चिंतनशील पर निर्धारित है, मानव चेतना पर निर्धारित है। और ये जो विकास है वो विकास की जो प्रक्रम है वो चक्री प्रक्रम है, जिसके अंतर्गत उन्होंने वाद, प्रतिवाद, संवाद की बात की है। ठीक है, फिर इसी में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को लेकर के उन्होंने परिवार को रखा, बाद में फिर इसके बाद प्रतिवाद में उन्होंने नागरिक समाज को रखा और संवाद में उन्होंने राज्य को रखा। तो इनके बीच एक जुड़ा हुआ सेगमेंट रहा, इनके बीच एक अस्तित्व जो है वो एक दूसरे से संबंध रखता है। ठीक है, कोरिलेट रखता है। अगर इस चीज़ को कॉपरेट करना है तो निश्चित रूप से वो इस चीज़ का जुड़ाव रखते हैं और वो इस संबंध को बनाते हैं कि जीवन के जितने भी कृत्य हैं, जो भी हैं, वो एक इतिहास दर्शन के तहत ही आते हैं, जो मानव के जीवन को उचित उत्थान के लिए और निरंतर ये किससे प्रभावित रहती है, विवेक से, और ये एक मानव की चेतना से। ओके, तो इनके बारे में उन्होंने अलग अलग विचार दिए। राष्ट्र के संबंध में इन्होंने विचार दिया, राष्ट्र के बाद उन्होंने अलगाव की संकल्पना पे दिया, स्वतंत्रता पे दिया। इनके जो मत रहे हैं वो अलग अलग तरीके से इन्होंने प्रयास करने का मतलब कि एक पूर्ण रूप से योगदान दिया है। तो इसी में आज हम हीगल के जो विचार रहेंगे काफ़ी प्रासंगिक हैं, और ये जो विचार हैं अगर आप समझना चाहो तो थोड़ा कांट से एक प्रकार से देखा जाए तो जुड़े हुए थोड़ा देखने को मिल जाते हैं। और इनके विचार देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा जो रहे हैं वो चेतना से संबंधित रहे हैं, चिंतनशील से रहे हैं। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो अध्ययन किया है वो मानव की चेतना को लेकर के, इस जीवन का जो अस्तित्व है वो पूर्ण रूप से चिंतनशील ही है। एक बिना चिंतनशील का कोई समाज है, चाहे राष्ट्र हो या कोई भी मनुष्य की अपना एक जीवन हो, वो बिना चेतना के आगे जीवन नहीं से चल सकता है। वो निश्चित रूप से वो अगर जीवन है तो वो मानव चिंतन से ही जुड़ा हुआ है। तो यह सिद्धांत का इन्होंने पूर्ण रूप से योगदान दिया था। तो इसी के अंतर्गत हम सबसे पहले ये पढ़ना चाहेंगे कि इनका जो आदर्शवाद रहा, आदर्शवाद की जो विचार रहे हैं वो एक्चुअली में क्या रहे हैं। आदर्श का मतलब तो आप समझते ही हो कि मनुष्य एक देखा जाए तो आदर्श का यहाँ पे ये अर्थ होता है कि मनुष्य शिक्षा से प्रभावित होता है। वो निश्चित रूप से इस शिक्षा में एक्चुअली में क्या छिपा होता है कि वो अपनी शिक्षा से प्राप्त करता है, तो निश्चित रूप से वह ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करता है जो कहीं ना कहीं उसके जीवन को उत्थान के लिए एक सहयोगी साबित होती है। और निश्चित रूप से वो जब जीवन में अपनी को योग्य समझ लेता है तो वो एक विवेकशील प्राणी के रूप में स्थापित होता है। तो विवेकशील प्राणी एक्चुअली में कौन है, वो एक आदर्शवाद को मतलब आदर्शवाद से ही जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो विवेक है, ठीक है, ये जो विवेक है, इस विवेक से मनुष्य क्या करता है, चिंतनशील करता है, राइट। लेकिन आदर्शवाद के इन्होंने एक सबसे बड़ी व्यापक बात इन्होंने यही की है कि जीवन में जो भी वस्तुएं हैं, ये संसार जो है ये चेतन तत्व का सार तत्व है, यानी चेतन तत्व का सार तत्व है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी ये जीवन दिख रहा है, जो प्रकृति दिख रही है, ये चिंतनशील है, यानी कि चेतना के तत्व से जुड़ी हुई है। और प्रत्येक जो वस्तुएं हों, चाहे वो प्राकृतिक या भौतिक, जो भी वस्तुएं जो दिख रही हैं आँखों के, हम इंद्रियों के माध्यम से जो देखते हैं, वो निश्चित रूप से वो चिंतन से ही हैं। क्योंकि हम जिस चिंतन प्रक्रिया से जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो सभी आदर्शवाद से जुड़ी हैं, वो सभी चेतना से जुड़ी हैं। और चेतना मनुष्य के आंतरिक एक जीवन का वो एक अहम हिस्सा होता है जो मनुष्य को विकास के लिए एक इसमें सबसे भरपूर रूप से योगदान देने में इसकी एक सहभागिता होती है। तो यह एक चेतन का जो गुण है, वो निश्चित रूप से इस प्रकृति में मौजूद है। और ये जो प्रकृति है वो पूरा एक चिंतनशील है, जिसपे चेतना के द्वारा ही इसे समझा जा सकता है। अगर आपके अंतर्गत कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ें हैं, वो एक्चुअली में अगर देखते हो तो निश्चित रूप से जो हम आँखों की, अपनी इंद्रियों की जो दर्शन हम देखते हैं, जो हम जिस दर्शन से हम इस प्रकार से देखते हैं, वो निश्चित रूप से क्या है, वो पूरा एक चिंतन है। ठीक, वो एक चिंतन है। और इस चिंतन से ही क्या है, मनुष्य अपने को
बंधा होता है और वो आगे जो जीवन में जो भी गतिविधियां करता है वो उस पर कहीं ना कहीं उसका जुड़ा जो एक सेगमेंट होता है वो चिंतन से ही जुड़ा होता है। तो ये विचार उन्होंने आदर्शवाद से संबंधित दिए हैं कि जो मनुष्य आगे जो कार्य करता है, जो आगे कार्य करता है वो निश्चित रूप से जो विकास की एक गुणवत्ता को आगे बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में एक क्षमता को ही महत्वपूर्ण मानता है और वो क्षमता एक प्रकार की देखा जाए तो चिंतनशील से जुड़ी हुई होती है। राइट, तो मुझे लगता है आदर्शवाद से संबंधित इनके जो विचार हैं वो आपको थोड़ा समझ में आए होंगे। ठीक है, तो विचार तत्व के अंतर्गत इन्होंने विकास की क्षमता को रखा, जैसे कि अगर कोई जीवन में आगे जब विकास करता जाता है, ठीक है, तो विकास करता जाता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो क्षमता पाई जाती है वो क्षमता चिंतन से जुड़ी हुई होती है, जो एक पूरी इतिहास की लंबी यात्रा के दौरान एक परम लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। यानी कि आप यहाँ तक अगर जाना चाहते हो तो इस बीच का जो एक जो मार्ग है, ठीक, ये जो मार्ग है, इस मार्ग में अंतर्गत आने वाली जो भी गतिविधियां हैं वो चेतनाशील से जुड़ी हुई हैं और निश्चित रूप से ये क्या है, मनुष्य के अंतर इसको चलने के लिए एक क्षमता होनी चाहिए और वो क्षमता जो उस पर डिपेंड करती है वो विवेक पर आधारित होती है और वो निश्चित रूप से वो क्षमता है, निश्चित रूप से वो अंदर उसकी क्षमता है तो 100% कह सकते हो कि उसके अंदर वो चेतना पाई जाती है, वो चिंतन गुण पाया जाता है और वो जिसका उपयोग करते हुए, जिसका साधन के रूप में प्रयोग करते हुए वो उस चिंतनशील से ही अपने परम लक्ष्य को पहुंच जाता है। तो इसके बीच पूरा एक इन्होंने एक ऐसा जो यात्रा दी है, ये पूरी एक लंबी जो यात्रा है, ठीक, जो लंबी एक यात्रा है वो यात्रा डिपेंड करती है वहाँ पर इतिहास, उसका इतिहास पर। इतिहास का यहाँ पर कोई वैसा इतिहास नहीं है, इतिहास का मतलब है कि सामाजिक जो परिवर्तन हुआ है, जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो कोई एक छोटा समय नहीं है, उसके पीछे पूरा इतिहास जुड़ा होता है, ठीक है, पूरा इतिहास एक लंबे समय में, दीर्घकालिक एक समय में इंसान आगे विकास करता जाता है और वो विकास करने की जो वहाँ पर जीवन में जिस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, वो गतिविधियाँ जो होती हैं उसे हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, ठीक, और इतिहास जो है वो चिंतनशील से जुड़ा हुआ है, यानी कि मानव चेतना से जुड़ा है, क्योंकि जो भी कृत्य करता है इंसान, बढ़ता है आगे जीवन में, आगे चलता जाता है, समय आगे चलता जाता है, तो मनुष्य जिस चीज़ों से परिस्थितियों गुजरता है वो एक्चुअली में सभी क्या हैं, उनको उन्हें चिंतनशील से ही रखा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। तो इसलिए इनकी जो बुक है फिलॉसफी ऑफ राइट, इनकी जो हीगल की जो बुक है, हेगेल, ऐसे इनके दो नाम आप लिख सकते हो, हेगेल या हीगल, ठीक, इनके जो बुक है, इनकी जो बुक का नाम आप लिख सकते हो फिलॉसफी, ठीक, फिलॉसफी ऑफ राइट, यानी कि सत्य दर्शन। इन्होंने इस बुक में जो दी है ये 1821 में, सत्य दर्शन। सत्य दर्शन का मतलब है कि दर्शन तो आप जानते ही हो कि मनुष्य की मतलब कि किसी वस्तु के प्रति अलग अलग जो एक अपनी इंद्रियों के माध्यम से, जो अपनी आंखों के माध्यम से जो देखता है, तो वो इस चीज़ को अलग अलग तरीके से देखता है, राइट, और ये इस हिसाब से देखता है। लेकिन ये जो वस्तु होती है ये तो निरपेक्ष होती है, राइट, ये अपने आप में निरपेक्ष होती है। तो दर्शन एक निरपेक्ष है, जैसे धर्म एक निरपेक्ष है, लेकिन मनुष्य जो साधन अपनाता है वो उसके सापेक्ष होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमें आपको समझा दें, जैसे कोई ज्ञान है, राइट, ज्ञान है, ये एक्चुअली में एक निरपेक्ष है, ठीक, ये निरपेक्ष है, लेकिन इसके अपनाने वाले व्यक्ति के साधन अलग अलग हो सकते हैं, ये साधन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग अपनी इंद्रियों से, अपनी 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 निगाहों से, आंखों से अलग अलग तरीके से देखता है, तो वो उसके एक साधन है। तो वो साधन जो होते हैं उनके एक सापेक्ष होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग मनुष्य अपनाता है, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता है। जैसे कोई ज्ञान लेना, ठीक, इसके प्रति ज्ञान लेना, तो ज्ञान लेने का तो ये तो चीज़ निरपेक्ष हो गई, लेकिन इसे प्राप्त करने की मनुष्य अलग अलग साधन प्राप्त करता है। जरूरी नहीं है कि हर मनुष्य एक ही साधन अपनाता हो, अलग अलग साधनों का प्रयोग करते यहाँ तक पहुँचता है, तो साधन ही उसके एक सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष का मतलब ये है मनुष्य अपने अपने विचारों के तहत और जिस अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करता है वो उसके एक सापेक्ष अपनी एक साधन होते हैं, जबकि अंतिम जिस चीज़ पे पहुंचने का प्रयास करता है, जो उसको प्राप्त करता है, वो निश्चित रूप से वो निरपेक्ष होता है। तो यही इन्होंने कहा कि दर्शन जो है, ये दर्शन है वो निरपेक्ष है, लेकिन ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है, लेकिन इसे मनुष्य अलग अलग तरीके से देखता है, तो ये इसके अपने अपने इनके एक सापेक्ष होते हैं, ये इनके प्रति सापेक्ष होते हैं। तो इसी आधार पर उन्होंने जो सत्य दर्शन की जो बात कही है वो इसी में पूरी मानव चेतना के बारे में इन्होंने समझाने का प्रयास किया है।
तो मानव चेतना का अर्थ यही है कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है। वो निश्चित रूप से मानव ही चिंतनशील प्राणी के साथ साथ उन्होंने सब चीज़ को चिंतन में जोड़ा, इन प्रकृति को ही चिंतन में रख दिया इन्होंने। पूरा मतलब ये संसार जो दिख रहा है, प्रकृति जो दिख रही है, वो चिंतनशील है, ठीक। लेकिन लेकिन इन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया है, अभी हम आपको क्लियर करते हैं। चलिए, तो इससे जुड़ा एक पूरी जो ये मैंने आपको पूरा बताया, जैसे यहाँ से लेकर के जैसे शुरुआत होती है और यहाँ तक जाता है, तो इसकी पूरा एक सामाजिक परिवर्तन। तो इन्होंने दो रूप दिए। इन्होंने पहला दिया परिवर्तन को लेकर के, एक दिया है इतिहास दर्शन और दूसरा दिया है सामाजिक परिवर्तन। देखो, परिवर्तन, इतिहास दर्शन। इतिहास दर्शन का अर्थ तो आप समझते हो कि जैसे इतिहास जो है एक निरंतर विकास की प्रक्रिया होती है। जैसे विकास की कोई चीज़ यहाँ से है और यहाँ तक अगर जाती है तो ये एक समय है, यहाँ से यहाँ तक। इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास एक प्रकार की दर्शन या आप वो जीवन में जो भी घटित जो गतिविधियाँ होती हैं वो समय के साथ जो परिवर्तित होती जाती हैं, उनको एक हम समय के अनुसार उसे जोड़ते हुए उसको हम अध्ययन करते हैं, वही एक्चुअली में इतिहास है। इतिहास कोई अलग शब्द वैसा नहीं है, एक्चुअली में ये इतिहास है। और ये एक्चुअली में उन्होंने जो बात कही है, इतिहास एक निरंतर क्या है, विकास की प्रक्रिया है, जो निश्चित रूप से, ठीक है, जो मूल और चेतना से जुड़ी हुई है। यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, समाज ही पूरा या पूरा संसार ही चिंतन जुड़ा है, तो इतिहास भी उसी चिंतन से ही जुड़ा होगा, इतिहास भी उसी चिंतनशील से जुड़ा होगा ना। तो इन्होंने जो इतिहास कहा है वो इतिहास है जो एक निरंतर विकास प्रक्रिया है, जो निश्चित रूप से किससे जुड़ी है, वो चिंतन से जुड़ी हुई है, चिंतनशील से जुड़ी हुई है, चेतना से जुड़ी हुई है, राइट। चेतना का अर्थ तो आप समझ ही सकते हो, जो चीज़ें अपने मस्तिष्क से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से, योग विद्या के माध्यम से जिस चीज़ को हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं। चिंतन कुछ भी नहीं है, एक प्रकार की सोचने की कला है, जो मनुष्य अपने जीवन में किसी को टारगेट करते हुए उसके प्रति अपना चिंतन धारण करता है, और टारगेट वो एक निरपेक्ष होता है, ठीक है। तो यही विचार उन्होंने कहा है कि ये पूरा इतिहास एक चिंतनशील है, राइट। और चिंतनशील में ये पूरा विकास की प्रक्रिया है, जो मनुष्य इन चीज़ों से गुजरते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, और ये पूरा उसका एक इतिहास होता है। तो इतिहास वो चिंतन से जुड़ा होता है। तो यही उन्होंने बात कही है कि ये इतिहास जो होता है तब तक चलता रहता है, और ये इतिहास तब तक चलता रहता है जब तक परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और परम लक्ष्य के अंतर्गत आप अगर देखोगे तो पूरा इन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन रखा है, वो हम आगे आपको क्लियर करेंगे। तो परम लक्ष्य कब प्राप्त हो सकता है? परम लक्ष्य तब प्राप्त हो सकता है कि जब तक मनुष्य इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक इतिहास चलता रहता है, और इसे प्राप्त करने के बाद पुनः इसी बिंदु से लेकर पुनः इसी बिंदु पर आ जाता है, फिर यही कार्य करता है, फिर इसी बिंदु पे आ जाता है, फिर इसी यही कार्य करता है। तो ये पूरा उनका एक इतिहास दर्शन है। तो परम लक्ष्य तक जब तक पहुंच नहीं जाता तब तक इतिहास चलता रहता है। इतिहास जैसे ही परम लक्ष्य से पहुंच के नीचे आता है तो यहाँ पर फुर आ जाता है, लेकिन पुनः आने के बाद इतिहास खत्म नहीं होता है, इतिहास खत्म नहीं होता है, इतिहास फिर भी चलता रहता है। इधर से इस प्रकार से इतिहास कभी खत्म नहीं होता है, इतिहास चलता रहता है, लेकिन मनुष्य जो है वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ओके, तो परम लक्ष्य से प्राप्त करने के बाद वो पुनः उस पर आता है। तो इसकी अर्थ ये हुआ कि ये जो मनुष्य है, तो इन्होंने वैसे जन्मजात वाली बातें तो नहीं की हैं, एक्चुअली में इससे ये संबंध में आता है कि इनके जो विचार थे काफ़ी चिंतनशील गहराइयों से उन्होंने एक जुड़ा विचार रखा था अपना। तो निश्चित रूप से इस चिंतन को जब अंतिम प्राप्त कर लेता है, अंतिम लक्ष्य प्राप्त करता है, तो इसके बाद उसकी जब परम प्राप्ति होती है, तो इसके बाद जब वो पुनः जीवन में आता है तो फिर से वही चीज़ अपनाता है। इसका अर्थ ये समझ सकते हो आप एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, तो उन्होंने यही विचार रखे हैं कि ये जो नियम है, ठीक, ये जो नियम है एक्चुअली में मनुष्य के अंतर निहित में ही बंधे होते हैं। यानी कि मनुष्य के जो नियम होते हैं, जैसे कि जो भी ये कृत्य है, ठीक है, इतिहास का जो ये प्रक्रम है, ये निश्चित रूप से इतिहास का प्रक्रम है, और ये एक्चुअली में अंतर्निहित है। किसके अंतर्निहित है? इतिहास में अंतर जो निहित है वो एक्चुअली में बंधा हुआ है, वो निश्चित है, वो परिवर्तन निश्चित है। वो इतिहास जो चिंतनशील से जो आगे बढ़ रहा है वो निश्चित है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव आप नहीं कर सकते हो।
और ना ही इसमें किसी प्रकार का बदलाव होगा और ना ही इसे कोई परिवर्तित किया जा सकता है, और ना बदलाव होगा, ना इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण कर सकते हो। ये तो चलेगा ही, ये तो चलेगा ही, ये भाई प्रकृति है, ये पूरा चलेगा ही, इस पर किसी प्रकार का बदलाव और नियंत्रण नहीं कर सकते हो। कोई चीज़ सापेक्ष होती है वो बदलाव कर सकते हैं, निरपेक्ष जो चीज़ें होती हैं उसमें कहाँ बदलाव कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। कि आप सदगुण को बदल सकते हो नहीं, ज्ञान को बदल सकते हो नहीं, सूर्य को क्या हटा सकते हो नहीं, प्रकृति जो है उसको खत्म कर सकते हो नहीं, ये चीज़ें निरपेक्ष है, इनका कभी बदलाव नहीं किया जा सकता, ना इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। क्या तुम सदगुण को नियंत्रण कर लो कि हाँ आप सूर्य को नियंत्रण कर लोगे, प्रकृति जो पृथ्वी घूम रही है क्या उसको आप नियंत्रण कर लोगे, नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ें निरपेक्ष है। तो इस वजह से इन्होंने यही बात कही है कि ये जो है ये अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब है कि जो चीज़ें स्वविवेक तरीके से कृत कर रही हैं वो उनका एक अपना एक नियम है, वो नियम जो है वो एक अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब है कि जो चीज़ चल रही है वो उसके अंतर्गत है, यानी पृथ्वी चल रही है तो पृथ्वी अपने आप में एक अंतर्निहित है, वो अपने हिसाब से गति कर रही है। राइट, तो यही कहा है इन्होंने कि ये इतिहास जो चल रहा है वो अपने आप में एक अंतर्निहित है जो निश्चित है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव या निरंतर नहीं किया जा सकता। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये हीगल के जो विचार हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसलिए इन्होंने जो व्यक्तिवाद के जो विचार थे, व्यक्तिवाद का जो आदर्श था उसका इन्होंने प्रहार किया था, इस पर इन्होंने सीधा प्रहार किया व्यक्तिवाद के आदर्शवाद को। इन्होंने व्यक्तिवाद को सब कुछ माना था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिवाद से लेकर के इन्होंने सबसे ज़्यादा मानव चेतना पर विकास बल दिया। दूसरी बात है इन्होंने संसार को ही चेतना से युक्त माना, तो इन्होंने व्यक्ति को इतना सर्वोपरि नहीं माना है। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने जो बात कही है तो वो एक स्पष्ट तौर पर दिखती नहीं है, वो एक मिली जुली दिखती है। ओके, तो उन्होंने पूरा आदर्श का जो इन्होंने व्यक्तिवाद का विचार था उस पर इन्होंने प्रहार किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको जो इन्होंने का आदर्शवाद है वो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। ठीक है, जो पूरा इन्होंने विचार तत्व सृष्टि जो है वो एक सार तत्व के रूप में इन्होंने मानी थी। ओके, अब बात ये आती है कि विकास की प्रक्रिया जो है, एक मिनट देखो, इतिहास तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया चिंतनशील है। ठीक, अब इसमें जो विकास होता है, इसके अंतर्गत जो विकास होता है वो आपको मैंने अभी बताया था, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन, और सामाजिक परिवर्तन को अगर समझना है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो विकास की संपूर्ण जो प्रक्रिया है, राइट, उत्थान एवं पतन। देखो, कोई चीज़ अगर है, कोई चीज़ है, ठीक, तो उसका एक बार उत्थान होगा, एक बार उसका पतन होगा, ये तो निश्चित है। ये इतिहास से जुड़ा एक उसका एक जड़ तत्व ले सकते हो, जड़ तत्व ले सकते हो कि इतिहास के अंतर्गत निश्चित रूप से उत्थान होता है और उसका पतन भी होता है। और इस उत्थान एवं पतन में आप देख सकते हो कि बहुत सारी उत्थान पतन के अंतर्गत इस इतिहास में कौन कौन भूमिका लेती हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी होती हैं। ठीक, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, क्योंकि इतिहास जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। इतिहास जो होता है दर्शन तो है ही 100%, लेकिन वो वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति, ठीक, मनुष्य हैं, उन पर निर्भर कर रहा है। तो उनकी अपनी एक सामाजिक संस्थाएं होती हैं। तो ये सामाजिक संस्थाएं हैं, ये एक्चुअली मूर्त हैं। ये क्या है? मूर्त हैं, लेकिन ये मूर्त जरूर हैं, लेकिन इनके अंतर जो जुड़ा गुण है वो एक अमूर्त है। अब देखना, तो यही तो यहाँ पर इनकी द्वंद्वात्मक पद्धति देखने को मिलती है। द्वंद्वात्मक पद्धति आपको अभी हम समझाएंगे। उन्होंने जो द्वंद्वात्मक पद्धति जो दी है, जिस प्रकार से जो मार्क्स रहे हैं, उन्होंने भी द्वंद्वात्मक जो पद्धति दी थी वो दी थी मानव चेतना से जुड़ा और एक भौतिकवाद और मानव चेतना के बीच एक उन्होंने पूरा दिया था द्वंद्वात्मक पद्धति। वही द्वंद्वात्मक पद्धति जो है यहाँ भी है। हेगल की भी द्वंद्वात्मक पद्धति है और वो मार्क्स की है, वो एक रूप से ही है, एक रूप से ही है, लेकिन वो वैज्ञानिक पे बात करते थे, ये मानो ये चिंतन पे थे। बस यही अंतर है कि वो विज्ञान पर आधारित था, लेकिन वो भी भौतिक और मानव चेतना से ही जुड़ा था। और ये भी जो चीज़ है ये भी भौतिक तत्व से है। भौतिक तत्व जैसे सामाजिक संस्थाएं हैं, ये मूर्त रूप हैं। मूर्त रूप जो चीज़ें होती हैं जैसे जो दिखाई पड़ती हैं वो मूर्त रूप है, राइट। वातावरण ये रूप हैं, ठीक है। एक ये समाज दिखाई पड़ता है, लोग रहते हैं, सामुदायिक रूप में रहते हैं, ये एक मूर्त रूप है।
ठीक है, और इनसे और ये इनके प्रति जो कृत्य है, इनके प्रति जो लगाव है, प्रेम, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, ये अमूर्त चीजें हैं। ओके, तो इन चीजों को उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति और मूर्त रूप के बीच एक द्वंद्व जैसी स्थिति देखने को मिलती है, और वो द्वंद्वात्मक का यहाँ पे ईर्ष्या से नहीं आप जोड़ सकते हो, ठीक है, वो विवेक पे आधारित है इनकी। थोड़ा हम समझाते हैं, देखो कैसे। देखो, द्वंद्वात्मक पद्धति को समझने से पहले पहले ये समझते हैं सामाजिक संस्था। जैसे कि कोई भी चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया कि किसी का उत्थान होता है, किसी का पतन होता है, तो उत्थान और पतन ये इनका एक देखा जाए विभिन्न संस्थानों के उदय और विलय को देखने को मिलता है। जैसे सामाजिक संस्थाएं हैं, ठीक है, इनका एक समय उदय होता है, फिर कभी इनका विलय भी होता है। तो उदय और विलय जो है वो चीज़ें इसे मूर्त रूप में ही निर्भर करती हैं। जैसे कोई किसी चीज़ का उत्थान है, तो जैसे मनुष्य का उत्थान है, तो उसका कभी तो पतन होगा, कभी तो वो नष्ट हो ही जाएगा, खत्म हो ही जाएगा, मरेगा तो ही। तो इसी प्रकार जो संस्थाएं हैं, इसी प्रकार जो संस्थाएं वो कभी उनका उत्थान होते हैं, लोग बनाते हैं, और किसी दिन उनको नष्ट भी कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये सामाजिक संस्थाएं हैं, एक्चुअली में मूर्त रूप है। और उनके अंतर्गत जो कृत्य हो रहा है, उनके अंतर्गत जो कृत्य हो रहा है वो निश्चित रूप से अमूर्त है। तो मूर्त और अमूर्त के बीच इन्होंने पूरा एक इतिहास की जो पद्धति दी है, राइट, इतिहास की जो पूरा एक जानकारी दी है इतिहास के अंतर्गत, वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो द्वंद्वात्मक पद्धति पर ही निर्भर। चलिए देखो हम समझाते हैं। ये जो सामाजिक परिवर्तन है, ये सामाजिक परिवर्तन आप देखोगे तो किस पे डिपेंड करता है, ये वहाँ की परम लक्ष्य तक जब तक पहुँच नहीं जाते हो तब तक सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। और सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उत्थान भी होगा, पतन भी होगा, उसमें सामाजिक संस्थाएं भी आएंगी, वो मूर्त भी हो सकती हैं, उनका भी पतन होगा, ठीक है, अमूर्त भी उनके जो कृत्य हैं अमूर्त होंगे, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उत्थान, पतन, सामाजिक संस्थाएं, ये सब कुछ हो सकती हैं, सब कुछ आ सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो मूर्त हैं, ये चीज़ें जो मूर्त हैं और ये चीज़ें अमूर्त है। तो मूर्त और अमूर्त ये दोनों किससे जुड़े हैं, सामाजिक परिवर्तन थे। और सामाजिक परिवर्तन है आप देखोगे तो ये भी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है, यानी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं करता है, ये अंतिम लक्ष्य तक हर एक सामाजिक परिवर्तन है, एक समाज है, वो हर समाज वहां पर अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है, राइट। वो सामाजिक जो परिवर्तन होगा वो अंतिम लक्ष्य, एक परम लक्ष्य मुझसे बोलते हैं, परम लक्ष्य। और परम लक्ष्य तो पूरा एक इतिहास से ही जुड़ा हुआ है, मैंने आपको बता दिया इतिहास दर्शन में, ठीक है। तो परम लक्ष्य तक वो जानने का प्रयास करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। और जो वर्तमान में ये स्थिति है, जो भी चीज़ें अभी अस्तित्व में हैं, ये जब परम लक्ष्य तक प्राप्त हो जाएंगी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इन्होंने पूरा एक सामाजिक परिवर्तन के पीछे इन्होंने एक और पूरी प्रणाली दी है इस प्रकार की, आप अगर समझना चाहो तो वाद, प्रतिवाद और संवाद, वाद, प्रतिवाद, संवाद। देखो कैसे वाद, प्रतिवाद, संवाद, ये आप सामाजिक परिवर्तन इतिहास दर्शन के अंतर्गत देखना, इतिहास दर्शन के अंतर्गत इन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन दिया है। और वो सामाजिक परिवर्तन में तो आप जानते ही हो कि उसमें क्या क्या आ सकते हैं, संस्थाएं आ सकती हैं, वो मूर्त हो सकती हैं, और वो उनका कृत्य है मूर्त हो सकते हैं। वो भी परम लक्ष्य, उनका भी एक मतलब एक परम लक्ष्य होता है, उनका भी लक्ष्य, जैसे कि कोई चीज़ है अगर आप बनाते हो तो किसी उद्देश्य के लिए बनाते हो, राइट। अगर उसका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो निश्चित रूप से वो अंतिम में क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, परम लक्ष्य प्राप्त करने को वो भी खत्म हो जाती है। तो वो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत मूर्त में है, लेकिन उनके कृत्य अमूर्त में है, राइट। इसी प्रकार से ये उत्थान पतन तो इसी में हम ले सकते हो। देखो सामाजिक परिवर्तन इतिहास की पूरी प्रक्रिया है, ठीक। और इतिहास पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत पहले वाद आता है, फिर प्रतिवाद आता है, फिर संवाद आता है। ये पूरा इतिहास पे ही निर्भर है। इतिहास का जो विकास है, पहले वाद, प्रतिवाद, संवाद, और ये निरंतर चलता रहता है, ये निरंतर चलता रहता है। तो ये एक्चुअली में जो द्वंद्वात्मक जो पद्धति है, राइट, द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वो एक्चुअली में मनुष्य के सामाजिक परिवर्तन, देखना मनुष्य का सामाजिक परिवर्तन किस आधार पर होता है, मूर्त रूप से। देखो मूर्त रूप से, क्योंकि संस्थाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, राइट। तो ये उसके मूर्त रूप से होता है, लेकिन उसके आंतरिक जो कृत्य हैं वो अमूर्त होते हैं।
तो सामाजिक परिवर्तन और एक अमूर्त जो विचार होते हैं, अमूर्त चीजें होती हैं, उनके बीच एक विरोधाभास देखने को मिलता है। क्यों? सामाजिक जो है, समाज जो है वो एक्चुअली में मूर्त है, ठीक, उसकी संस्थाएं जो मूर्त हैं, लेकिन उनके अंतर्गत जो विचार है, चिंतन है, वो आपने कहा विकास करते हैं, वो उनका वो भी तो परिवर्तन के ही अंतर्गत आएगा। तो वो एक विकास करने का गुण है। और एक सामाजिक जो मूर्त है, तो इनके बीच द्वंद्वता देखने को मिलती है, विरोधाभास देखने को मिलती है। तो वही विरोधाभास जो है वो एक्चुअली में द्वंद्वात्मक पद्धति है और कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको द्वंद्वात्मक पद्धति स्पष्ट हो गई होगी, जो कहीं ना कहीं आदर्शवाद से जुड़ी हुई होती है। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी स्पष्ट रूप से। तो सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत जैसे मैंने आपको रखा, वाद है, प्रतिवाद है और संवाद है। तो वाद प्रतिवाद आप लेना जा सकते हो, तो ये पूर्ण सत्य नहीं है, यानी कि ये एक्चुअली में देखा जाए तो इनका पूरा एक ज्ञान से जुड़ा हुई है, विवेक से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये सामाजिक जो परिवर्तन है विवेक से जुड़ा हुआ है। ये समाज जो है वो तो एक अमूर्त है, लेकिन वो विकास कर रहा है वो अमूर्त रूप से, राइट, वो विवेक से, चिंतन से, गुण से। तो ये एक्चुअली में पूर्ण सत्य नहीं है। जो स्टार्टिंग है, ठीक, सामाजिक प्रक्रिया जो स्टार्टिंग है, ये क्या है, वाद है, तो ये पूर्ण सत्य नहीं है। ओके, इन्होंने यही बात कही, जो वाद है वो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत ये पूर्ण सत्य नहीं है, ठीक। इसके बाद ये भी पूर्ण सत्य नहीं है और हो सकता है ये पूर्ण सत्य नहीं है। ओके, ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। एक मिनट रीना, अब उन जामे वो दे दो, कल जी का कॉल है, उन्हें वो आओ है यहीं पे नंबर। हेलो, हाँ, तो ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये वाद है, ये प्रतिवाद है। तो प्रतिवाद भी अगर देखोगे आप तो ये भी पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य ये भी नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी में इन्होंने रखा। और इनके बीच में प्रतिवाद और वाद के बीच विरोध पाया जाता है। ये वाद प्रतिवाद इनके बीच में एक प्रकार के विरोध पाया जाता है, और ये विरोध की बात देखना, ये जो विरोध पाया जाता है तो निश्चित रूप से विरोध में जो होता क्या है कि जो असत्य के कुछ भाग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी कि सत्य, क्योंकि जो इतिहास प्रक्रिया है वो एक संवाद पर आधारित है और वो निश्चित रूप से सत्य पर आधारित है, राइट। तो इसमें जो भी कुछ असत्य आते हैं, क्योंकि ये पूर्ण सत्य नहीं है ये भी, और ये भी पूर्ण सत्य नहीं है, यानी कि सत्य का कुछ हिस्सा तो है इसमें भी सत्य का कुछ हिस्सा तो है, ये भी असत्य, ये भी पूर्ण सत्य नहीं मतलब हो सकता है। तो इसमें भी देखा जाए तो निश्चित रूप से कुछ सत्य का हिस्सा है, लेकिन इसकी तुलना में इसमें सत्य ज़्यादा है। तो यही कहते हैं कि जैसे समाज का जो परिवर्तन है वो एक्चुअली में जब होता है तो यहाँ पर पूर्ण सत्य नहीं है, ये पूर्ण सत्य नहीं है, और इसमें कुछ सत्य तो जुड़ा है, सत्य तो जुड़ा है, इसका अर्थ ये है यहाँ पे सत्य भी है असत्य भी है। और इसके बाद प्रतिवाद, यहाँ पे सत्य के विचार कुछ ज़्यादा हैं, असत्य थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसे इनके बीच जब विरोध देखने को मिलता है तो विरोध में इनके बीच वाद और प्रतिवाद में आपसी टकराव होता है, और आपसी जैसे ही टकराव होगा तो उसका जो असत्य भाग है वो 100% नष्ट हो जाएगा, ठीक। वो क्या हो जाएगा, असत्य जो भाग है वो अंतिम, वो एक्चुअली में दोनों के बीच जब भाग प्रतिवाद जब टकराएंगे आपस में तो विरोध होगा, विरोध होने पर असत्य जो भाग है वो नष्ट हो जाएगा, और जो सत्य है, राइट, जो सत्य है वो एक्चुअली में संवाद है। यही तो परम सत्य है, यही तो क्या है, परम सत्य है। समाज का परिवर्तन इन तीनों से गुजरता है, वाद, प्रतिवाद, संवाद, जो सत्य पर आधारित होता है। जैसे वाद है, प्रतिवाद और संवाद है, तो वाद के अंतर्गत पूर्ण सत्य नहीं, यानी सत्य का कुछ भाग है। प्रतिवाद, इसमें पूर्ण सत्य नहीं है कुछ, लेकिन इसमें हो सकता है, यानी कि हो सकता का मतलब ये है कि पूर्ण सत्य ये भी नहीं है, लेकिन सत्य के कुछ भाग, यानी कि 60% या 70% इसमें है, लेकिन इसमें 50% ले लेते हैं, इसमें 70 और इसमें 100% इसमें भी नहीं ले सकते हैं, इसमें भी इन्होंने 90% का भाग दिया है। यानी कि ये तो सत्य है, ये भी सत्य है, ये जब जब ये असत्य नष्ट हो जाएगा तो सत्य बचता है, तो ये सत्य क्या है, संवाद है। और ये संवाद है, ये भी एक्चुअली में पूर्ण सत्य ये भी नहीं है,
पूर्ण सत्य ये भी नहीं है, तो ये पुनः कहाँ आ जाता है, बाद में। जैसे अभी हमने आपको ऑलरेडी बताया था, पूरा इतिहास का प्रकरण बताया था इस प्रकार से, ठीक। तो इसके अंतर्गत यही तो ये आंतरिक हिस्सा है उसका। अब हम अंदरूनी समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक ओवरव्यू रूप में आपको हमने बताया था, अब अंदरूनी उसका एक हिस्सा है, उसको समझ रहे हैं। ओके, तो वाद प्रतिवाद संवाद है, ये चिंतनशील विवेक सत्य पर आधारित है। और ये देखा जाए तो ये पूरा एक प्रक्रम है, वाद से प्रतिवाद जाओगे, प्रतिवाद से संवाद जाओगे, संवाद से पुनः फिर वाद से आ जाओगे। तो सत्य का जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती, परम सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक क्या होता है, ये समाज चलता रहता है। और समाज चलता ही रहता है, वो एक इतिहास है, दर्शन से जुड़ा है, वो निश्चित रूप से चलता ही रहेगा। क्योंकि कभी परम सत्य को प्राप्त कर ही नहीं पाते हो, कुछ परम सत्य के लक्षण प्राप्त कर लेते हो, लेकिन उस लक्ष्य में लगा रहता है। वाद प्रतिवाद संवाद, इन्हीं तीनों से मनुष्य प्रक्रम में जुड़ा ही रहता है, और इन्हीं से समाज पूरा परिवर्तन होता रहता है, इतिहास चलता रहता है। तो मुझे लगता है आपको कि ये जो विचार हैं सामाजिक परिवर्तन के लेकर के, वाद प्रतिवाद संवाद अंतिम लक्ष्य के रूप में, ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आदर्शवाद से जुड़ी और द्वंद्वात्मक पद्धति, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हीगल का राष्ट्र संबंधी इनके जो विचार रहे हैं, वो भी एक्चुअली में देखे जाएं तो विवेक पे ही आधारित रहे। तो मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जिस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है, उस सामाजिक परिवर्तन में ही एक राष्ट्र जुड़ा है। राष्ट्र, देखो उन्होंने राष्ट्र को कहीं अलग से कोई संस्था के रूप में नहीं माना है, समाज के जीवन से जुड़े जो मनुष्य हैं, ठीक, वही एक प्रकार के राष्ट्र से संबंधित हैं। राष्ट्र को इनकी अलग संस्था से इन्होंने नहीं रखा है। देखो समझते हैं, इतिहास से जुड़ा राष्ट्र इनका है। जैसे हीगल का अगर हम राष्ट्र समझते हैं, हीगल के जो राष्ट्र संबंधी विचार हैं, वो एक्चुअली में आप देखोगे 3 पे आधारित हैं। पहली अवस्था, आप देखोगे पहली अवस्था में जो राष्ट्र थे वो यूनानी युग में थे, देखने को मिले होंगे। यूनानी युग में आप देखोगे ग्रीक एथेंस में, तो वहाँ पे जो राष्ट्र संबंधी विचार, जैसे सुकरात के विचार क्या रहे हैं, उसमें प्लेटो क्या रहे हैं, अरस्तु के क्या रहे हैं, ठीक है। तो इनके विचार जो थे आप देख सकते हो। और भी हैं, जैसे थ्रूसिडाइस हैं, जैसे ये विचारक हैं, ठीक है। उनसे पहले ऐसा बात नहीं, सबसे पहले अरस्तु ही आए हैं, सॉरी सुकरात आए थे। सुकरात से पहले भी वहाँ पे रहे हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा कोई प्रासंगिकता नहीं है, तो इसलिए उनको हम थोड़ा समझते नहीं हैं। ओके, तो पहली अवस्था में यूनानी युग है, यूनानी युग में जो राष्ट्र के विचार रहे हैं। ओके, इसके बाद दूसरी अवस्था आती है, ये भी इतिहास का ही एक जुड़ा शब्द है इतिहास से, क्योंकि पहली अवस्था, फिर दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, तो ये पूरा एक इतिहास ही तो है। ये क्या, पूरा इतिहास ही तो है। तो पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तो पहली अवस्था और दूसरी अवस्था, तो इसके अंतर्गत अगर हम समझते हैं तो इसमें सुकरात, मसीह, धर्म। दूसरी अवस्था में सुकरात, मसीह, ईसा मसीह, धर्म, ये आ जाता है। चलिए, तीसरा में, तीसरी अगर अवस्था आप अगर पढ़ोगे तो तीसरी अवस्था के अंतर्गत धर्म सुधार, जैसे जर्मन राष्ट्र का उदय। ओके, धर्म सुधार, जर्मन राष्ट्र का उदय, ये धर्म सुधार तो आपको देखा ही मिलेगा यूरोप में, तो धर्म सुधार आंदोलन हुए। धर्म सुधार से संबंधित जो प्रोटेस्टेंट धर्म, कैथोलिक धर्म, इनके बीच आपस में टकराव हुआ, तो एक धर्म में सुधार हुआ था। ये तो ये लोलुप तरीके से बातें करते थे, पारलौकिक जैसी बातें, और ज़्यादा ही ये फालतू बातें किया करते थे, ठीक। तो पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था, ये पूरा एक हेगेल का राष्ट्र है। और इसमें अंतर्गत आप देखोगे, इसमें अंतर्गत ये पूरा अगर देखोगे तो ये पूरा जो हेगेल का जो राष्ट्र है, ये किससे चलता है, मनुष्य से चलता है। और मनुष्य तो वैसे भी एक विवेकशील प्राणी है, चिंतनशील से ही युक्त रहता है वो। ओके, तो ये पूरा हेगेल का जो राष्ट्र है वो चिंतनशील है, ये भी चेतना से जुड़ा है, चिंतनशील है। और ये एक्चुअली में देखोगे चिंतनशील है, और ये मनुष्य का एक अपना, मैंने सामाजिक परिवर्तन बताया, तो समाज के अंतर्गत इन्होंने 3 आयाम दिए थे, उनको हम थोड़ा समझते हैं। 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया था, ठीक है। तो
पहली अवस्था जैसे मैंने बताया यूनानी नगर राज्य, सुकरात, मसीह धर्म है, इसके अंतर्गत धर्म सुधार, जर्मन राष्ट्र का उदय बात है, ठीक है। इन तीनों को उन्होंने आदर्श माना है, एक आदर्श रूप में ये इतिहास में बदलाव होता जाता है और निरंतर राष्ट्र परिवर्तित होता जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत जो माना है इन्होंने इस राज्य को ईश्वरी माना, यानी कि इन्होंने राज्य को एक ईश्वरी माना है, जो एक्चुअली में द्वंद्वात्मक पद्धति का एक परिणाम। इन्होंने इस राष्ट्र को द्वंद्वात्मक पद्धति का परिणाम कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि सामाजिक परिवर्तन एक मूर्त रूप से होता है और समाज के अंतर्गत जो निहित परिवर्तन होता है, देखना आंतरिक चीजें में, वो किससे होता है, चिंतन से। तो इनके बीच द्वंद्वता है, तो उसी का परिणाम एक राष्ट्र में है, उसी के परिणाम से ये राष्ट्र है। ओके, उसी के परिणाम से ये राष्ट्र है। तो राष्ट्र अगर देखोगे तो इसमें संस्कृति है, चाहे वो धर्म हो, ठीक है, कानून, नैतिकता, आदर्श है, कला है, जैसे कला हुआ, आदर्श के भाव हुए, ठीक है, अंतर्गत आप जैसे संस्कृति हुई, एक ये पूरा एक इतिहास की एक सभ्यता है। ये क्या है, इतिहास की एक सभ्यता है। ओके, ये पूरी इतिहास की एक सभ्यता है जो राष्ट्र विशिष्ट के अंतर्गत आती है, राष्ट्र विशेष के अंतर्गत आती है। और यह किसी से बंधी नहीं रहती है, ठीक, ये किसी से बंधी नहीं रहती है। आप यह कहोगे हम संस्थाओं के माध्यम से इस चीज़ को बांध लें, तो ऐसा असंभव है कि किसी से बंधी नहीं रहती, क्योंकि कला, आदर्श, संस्कृति ये इतिहास की देन है। ये संस्कृति है, मानव सभ्यता के अंतर्गत मानव समाज में परिवर्तन होता है, तो उसमें इतिहास, कला, इनमें भी निरंतर क्या है, स्थिति बदलती जाती है। तो आप अगर देखोगे तो ये स्वयं में होती है, ये चीज़ें स्वयं में होती हैं, प्रकृति के माध्यम से स्वयं में होती हैं, चिंतनशील से। लेकिन ये किसी से बंधी नहीं रहती हैं कि आप इनको बांध कर परिवर्तित कर दो, ऐसा नहीं, ये स्वयं परिवर्तित होती हैं। तो इनकी जो राष्ट्र है, तो राष्ट्र के अंतर्गत उन्होंने 3 विचार रखे हैं, परिवार, नागरिक समाज और राज्य। 3 विचार हैं इनके। देखो, राष्ट्र से संबंधित परिवार है, नागरिक समाज और अंतिम जो है वो है राज्य। तो परिवार है, नागरिक समाज है और राज्य है, इसी से पूरा एक राष्ट्र है। ओके, अब इन्होंने अलग अलग करके इनको विभाजित किए, इनकी गुणवत्ता के आधार पर, इनकी विशेषताओं के आधार पर परिवार को समझाया है, नागरिक समाज को समझाया है, राज्य को समझाया है, इनकी स्थिति बेस पर कि ये अपने जीवन में परिवार के साथ रहते हैं तो इनकी भूमिका क्या होती है, नागरिक समाज के साथ इनकी भूमिका क्या ऐसी होती है, और राज्य इनकी भूमिका कैसे होती है मनुष्य की। अब देखो, परिवार अगर देखोगे तो परिवार के अंतर्गत थोड़ा समझते हैं पहले। ये राष्ट्र के ही 3 अंग हैं, परिवार है, नागरिक समाज और राज्य। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ ऐसा, ये एक परिवार है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा, ये परिवार का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये नागरिक समाज का है। अभी आप देखोगे एक स्थिति में ये अलग अलग भी भिन्न भिन्न भी देखने को मिलेंगे। ये अगर आप देखोगे तो ये राज्य है, तो ये इनका जो संबंध है, वो एक्चुअली इसका संबंध अगर पहले देखो, इसका संबंध तीनों से है, राज्य का, इसका संबंध इनके आंतरिक भाग तीनों से है। लेकिन इनका और इनका संबंध अगर आप देखोगे तो इनके बीच में गतिरोध देखने को मिलेगा, इनके बीच में गतिरोध देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नागरिक समाज में मनुष्य स्वार्थी होता है, ठीक, और अपनी जो भी व्यापार है, जो भी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे स्वार्थपन करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मनुष्य स्वार्थी होता है। एक तरफ तो ये स्वार्थ चिंतनशील प्राणी बताते हैं, दूसरी तरफ स्वार्थी भी हैं, देखना है इनकी विचार। तो ये जो देखोगे आप यहाँ पर, तो इनके यहाँ पर बीच में गतिरोध देखने को मिलता है, ये परिवार और नागरिक समाज में। तो नागरिक समाज में गतिरोध मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं परिवार की क्या स्पष्ट भूमिका होती है। तो जैसा कि ये बताते हैं कि मानवीय संबंध जो होते हैं वो विशेष उनकी परार्थवादी यानी दूसरों के उपकरण, जहाँ व्यक्ति
स्वार्थ से उठ करके, देखना, स्वार्थ से उठ करके ये जो परिवार, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, इनकी भी डिपेंडेंसी है। वैसे तो ये हैं विरोधाभासी, लेकिन ये डिपेंडेंसी रखते हैं। ओके, तो देखो जैसे मनुष्य स्वार्थी थी, तो इस परिवार के अंतर्गत मनुष्य क्या करता है, स्वार्थ से उठकर, मनुष्य स्वार्थ से उठकर, वैसे वैसे तो ये जो चीज है परिवार है, वो एक देखा गया परार्थवादी है। परार्थ मानवीय एक संबंध होते हैं, जो एक पूरा मानवीय संबंध है। मानवीय संबंध के अंतर्गत आप देखोगे पूरे एक प्रकार के, ये पूरा एक परार्थवादी है, यानी कि दूसरों पर उपकरण, दूसरों पर निर्भर है। ओके, जहां मनुष्य स्वार्थ से उठकर दूसरों के प्रति त्याग करता है। इस परिवार में मनुष्य जो होता है परार्थवादी होता है। वो कैसे, यानी कि वो स्वार्थ ना होकर के दूसरों के प्रति त्याग करता है इस परिवार में। क्योंकि देखा हो आपने, जैसे माता पिता हैं, ठीक, माता पिता है, माता पिता के अपने बच्चे हैं, ये बच्चे हैं इनके, ये बच्चे जो होते हैं, माता पिता अगर आप देखोगे तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति कभी स्वार्थ नहीं करते। अभी करते हैं, नहीं करते, ये कर सकते हैं, वो अलग मैटर है। ये पहले की बातें हैं, तो पहले ऐसा नहीं था, तो उस हिसाब से उन्होंने जो विचार दिए हैं समझ लेते हैं। तो माता पिता जो थे वो अपने बच्चों के प्रति कभी स्वार्थ नहीं करते। इनका मतलब यही है कि ये जो मनुष्य हैं, राइट, ये जो मनुष्य हैं, ये परिवार के अंतर्गत स्वार्थ से उठकर दूसरों के प्रति त्याग करते हैं। यानी कि स्वयं भोजन नहीं करेंगे, दूसरों को भोजन खिलाएंगे, ऐसा है। इसका अर्थ यही हुआ कि ये स्वार्थी नहीं होते हैं। परिवार कभी स्वार्थी नहीं होता है। परिवार से जो मनुष्य जुड़े होते हैं उनका एक सामूहिक संबंध होता है, अपने अंदर की भावना, प्रेम होता है। वो कभी स्वार्थी नहीं होते, वो स्वार्थ को त्याग करके परार्थवादी होते हैं। परार्थवादी का मतलब है दूसरों के प्रति ज़्यादा रवैया अपनाते हैं, दूसरे के प्रति व्यवहार रखते हैं, दूसरों के प्रति दूसरों को इतना व्यवहार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि ये स्वयं की अपने स्वार्थपन है, ये इसको भुला देते हैं। तो इस प्रकार का इन्होंने परिवार की बात की, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये भावना कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रहती है। एक बात उन्होंने ये कहा है कि कुछ व्यक्तियों तक सीमित रहती है। इसका अर्थ ये है कि ये एक पूरा परिवार है, मान लेते हैं, ठीक। इस परिवार में ये इसके बच्चे हैं, बीबी हैं, राइट, बच्चे बीबी हैं। तो मनुष्य जो है यहाँ जो परिवार से क्या है, वो स्वार्थपन तो हटा देता है। यहाँ पे परार्थवादी है, स्वार्थपन तो उन्होंने हटा दिया, ठीक, स्वार्थ का त्याग कर दिया और परार्थवादी बन गया। परार्थवादी मतलब दूसरे के प्रति त्याग करना, दूसरे के प्रति इसका प्रेम, लगन, त्याग करना है। लेकिन ये सीमित है। सीमित क्यों है? क्योंकि ये कुछ ही लोगों तक तो है। देखो, तो परिवार में कोई पूरा एक संसार थोड़ी ना रहता है। परिवार में 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, किसी के 5 व्यक्ति हैं, कोई अपने 6 हैं, कोई 3 ही है, ठीक। तो ऐसे रहते हैं ना परिवार में। तो परिवार में जब एक दो व्यक्ति, एक ये व्यक्ति जो है इसके प्रति देखा जाएगा तो स्वार्थी नहीं होगा, इस स्वार्थ को त्याग कर परार्थवादी होगा, इसका हित चाहेगा, अपना हित नहीं, इसका हित चाहेगा। और ये जो व्यक्ति है, ये मान लो इसका हित चाहेगा, अपना हित नहीं चाहेगा, ये इसका हित चाहेगा। ये जो व्यक्ति है अपना हित नहीं चाहेगा, इसका हित चाहेगा। ये व्यक्ति अपना हित नहीं चाहेगा, इसका हित चाहेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा परिवार चलता है। और ये पूरा जो परिवार जब चलता है तो निश्चित रूप से देखना, निश्चित रूप से जब ये परिवार चलता है तो ये एक सीमित होता है। ऐसा नहीं है कि परिवार से बाहर अगर आप जाओ तो वहाँ भी स्वार्थ को त्याग दो। लेकिन आप अगर देखोगे तो परिवार के अंतर्गत ही स्वार्थ को त्यागते हैं। एक चीज़ देखना, केवल परिवार के अंतर्गत ही स्वार्थ को त्यागते हैं। जब परिवार से बाहर जाते हैं, बाहर देखते हैं, तो वहाँ ये स्वार्थ को नहीं त्यागते हैं। तो एक्चुअली में मनुष्य के अंतर्गत स्वार्थ पाया जाता है, लेकिन वो परिवार के प्रति स्वार्थ नहीं होता है। बस ये चीज़ याद रख लेना। ये विचार उन्होंने दिए हैं परिवार से संबंधित, लेकिन कुछ सीमित होती है, कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। चलिए, तो आशा करते हैं आपको परिवार संबंधी विचार जो हैं गल के समझ में आ गए होंगे। दूसरी जो मैंने आपको बताया था, ठीक, तो परिवार के विषय में हो गया स्पष्ट। अब हम समझते हैं नागरिक समाज, दूसरा।
नागरिक समाज। तो नागरिक समाज के अंतर्गत आप देखोगे तो ये पूरा स्वार्थवादी है, ठीक, ये पूरा स्वार्थवादी है। जैसे कि जब मनुष्य परिवार से उठकर जाता है, राइट, तो ये स्वार्थी हो जाता है। मनुष्य परिवार से उठकर जाता है तो स्वार्थी हो जाता है। इस परिवार में वो स्वार्थ को त्याग देता है, अपने हित को लिए, अपने बच्चों के हित के लिए स्वार्थ को त्याग देता है। लेकिन यहाँ से जब बाहर जाता है, नागरिक समाज में जाता है, नागरिक समाज तो आप देखोगे तो कई सारे परिवारों से मिलकर बनता है, कई सारे ऐसे परिवार हैं, ये पूरा नागरिक समाज है। तो ये परिवार के अंतर्गत ही व्यक्ति जो होता है वो स्वार्थ को त्याग देता है। लेकिन ये जो इसके हित में अगर देखोगे तो इसका हित नहीं चाहेगा, ये इसका हित नहीं चाहेगा। इस परिवार, अपने परिवार का हित चाहेगा, ये सीमित रहेगा, लेकिन इसका हित नहीं चाहेगा, ये इससे ही स्वार्थ करेगा। अगर इससे व्यापार कर रहा है तो व्यापार में यही सोचेगा इसका लूट लें, सब कुछ कर लें, इसका दमन कर दें, ऐसा विचार रखेगा। तो नागरिक समाज जो है एक स्वार्थवादी है। तो इसलिए इनके बीच देखोगे आप गतिरोध देखने को मिलता है, क्यों, विरोधाभास। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के परिवार वो चाहते ही नहीं है। उसमें नागरिक समाज के अंतर्गत वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वार्थी रहते हैं, और स्वार्थ पर में देखोगे तो दूसरे जो परिवार होते हैं नागरिक समाज के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे तो पूरा का पूरा एक देखोगे तो अहमवाद देखने को मिलता है। अहम मतलब एक घृणा, अहम का मतलब ये होता है कि किसी के प्रति ईर्ष्या, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, और अपने का स्वार्थी व्यक्ति होता है, ठीक, नागरिक समाज के अंतर्गत। और परिवार की तो अलग ही है, परिवार में तो बहुत संवेदनशील है, बहुत सहनशील है, राइट, जबकि ये नागरिक समाज में इनके अंतर्गत गतिरोध, अहमवाद देखने को मिलता है। और ये निश्चित रूप से स्वार्थीवादी होते हैं, और ये अपने हित चाहते हैं, ठीक है। जैसे आर्थिक व्यापार हित, ठीक, अपने स्वार्थी होते हैं, आर्थिक ज़्यादा ज़्यादा अर्थव्यवस्था को कमाना चाहते हैं, ज़्यादा धन अर्जित करना चाहते हैं, ठीक है, दूसरों की आजीविका को छीनना चाहते हैं, निजी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सब जो विचार है ना, इसी में देखने को मिलते हैं, ओके। ये स्वार्थ का साधन है, और ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये राज्य की बाहरी संज्ञा है, राज्य की बाहरी संज्ञा, क्योंकि राज्य के 3 अंग हैं। तो राज्य के 3 अंग के अंतर्गत जो पहला फर्स्ट राज्य है, के बाद इस परिवार सबसे छोटा इकाई के रूप में है, तो नागरिक समाज है ये राज्य का एक बाहरी अंग है, तो इसीलिए ये एक स्वार्थवादी है, ओके। तो नागरिक समाज का आपको स्पष्ट हो गया होगा। तीसरी बात करते हैं, राज्य। अब देखना, यहाँ देखो थोड़ा सबसे अच्छा, राज्य क्या है, ये है। अब देखो, राज्य के प्रति इनको सभी का प्रेम होता है एक समान। अब ये जितने भी स्वार्थवादी थे, जितने भी स्वार्थी थे, इनका प्रेम राज्य के प्रति एक समान होता है। यानी कि राज्य की अगर बात आ जाती है तो सभी एकत्रित हो जाते हैं। वैसे तो आपस में नागरिक समाज में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, मारकाटी करते हैं, लेकिन जब राज्य की बात आती है, जब राज्य की बात आती है, राज्य का मतलब है उस राज्य की बात आती है जो एक्चुअली में आप देखोगे कि जैसे राज्य की बात करते हैं, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको कि राज्य संबंधी जो विचार हैं थोड़ा बता दें आपको। चलिए देखो क्या होता है कि जैसे जो राज्य संबंधी विचार हैं इनके, मनुष्य के, वो किस प्रकार के हैं कि नागरिक समाज में स्वार्थी होते हैं, लेकिन ये राज्य जो है एक परम लक्ष्य की तरफ होता है, अंतिम होता है, ठीक, ये अंतिम टारगेट होता है राज्य, ठीक। और राज्य के प्रति सभी एक का प्रेम एक समान होता है। राज्य के प्रति है, आपसी प्रेम नहीं है। यहाँ पे आपसी प्रेम केवल समाज में देखने को नहीं मिलता है, ये परिवार में देखने को मिलता है, नागरिक समाज में द्वंद्वता देखने को मिलती है। और जबकि राज्य है वहाँ पर सभी का एक समान प्रेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर व्यक्ति का स्वार्थ न होकर के विश्वजनीन परार्थवाद होता है। यहाँ पर व्यक्ति जो होता है वो विश्वजनीन परार्थवादी, पदार्थवादी का मतलब है कि राज्य को लेकर के ये सब कुछ त्याग कर सकते हैं, राज्य के हित में सब कुछ त्याग कर सकते हैं। यानी राज्य के प्रति इतना प्रेम बहुत ज़्यादा, राज्य में एकत्रित एक सामूहिक एकता होती है ना, तो उसी हिसाब से इन्होंने विचार रखे हैं कि राज्य एक निरपेक्ष है, और राज्य निरपेक्ष के प्रति सभी का एक समान प्रेम होता है।
जबकि नागरिक समाज वो सापेक्ष रूप से होता है, उसमें सभी के अपने अपने हित होते हैं, स्वार्थपन होता है। और परिवार तो वैसे भी एक स्वार्थ अपना एक परार्थवादी है। तो यही बात उन्होंने कही है कि व्यक्ति विश्वजनीन परार्थवादी होता है राज्य में, और राज्य अंतिम होता है, और ये तीनों अंग से मिलकर बनता है। राज्य, नागरिक समाज और परिवार, इन तीनों से मिलकर ही बनता है पूरा एक राज्य। राज्य कोई अलग संस्था नहीं है, ये व्यक्ति से ही बनी एक संस्था है। ओके, व्यक्ति विश्वजनीन परार्थवादी होता है, ठीक है, जहां पर अपने स्वार्थ को त्याग करके यहाँ संपूर्ण समुदाय की भलाई करना चाहता है। यहाँ पर संपूर्ण समुदाय की भलाई करना चाहते हैं कौन? राज्य। नागरिक समाज में दोनों का एक उत्तम गुण संयुक्त पाया जाता है, यानी कि नागरिक समाज और परिवार, इन दोनों को मिलाकर के ही क्या बनता है? राज्य। इन दोनों को मिलाकर के ही राज्य बनता है। परिवार प्लस नागरिक समाज, इन दोनों से मिलकर के ही राज्य बनता है। इनका संयुक्त गुण पाया जाता है राज्य में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये राज्य संबंधित जो विचार हैं उनके स्पष्ट हो गए होंगे। तो जिसमें इन्होंने बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाद प्रतिवाद जो समाज परिवर्तन की प्रक्रिया थी, विकास प्रक्रिया, बाद प्रतिवाद संवाद, तो उसके अंतर्गत इन्होंने बाद में रखा है परिवार को, रखा है प्रतिवाद को, इन्होंने नागरिक समाज को रखा है प्रतिवाद में, और संवाद में इन्होंने राज्य को रखा है। तो ये परिवार जो है पूर्ण सत्य नहीं है, नागरिक समाज तो इनके बीच तो द्वंद्वता ही देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था प्रतिरोध होगा, अंतिम लक्ष्य क्या होगा? यहाँ राज्य निकलेगा। तो वही चीज़ है, वही समान जो समाज जैसे परिवर्तन होता था, ऐसा ही यहाँ पे है परिवर्तन। परिवार, नागरिक समाज, राज्य। वो पहले हमने समाज का परिवर्तन बताया, अब पूरा हमने परिवार को लेकर के बता दिया, नागरिक समाज और राज्य को लेकर के। ठीक, तो स्पष्ट हो गया होगा आपको कि राज्य में परिवार का भी गुण पाया जाता है। जैसे राज्य होता है, जैसे वो कर देना होता है, ठीक है, उसी में आप देखोगे तो नागरिक समाज है, उसका भी गुण राज्य में देखने को मिल जाता है, जैसे समुदाय को अन्य सदस्य से जोड़ना। ठीक, जैसे नागरिक समाज में आप देखोगे एक समुदाय दूसरे समाज के साथ जोड़ना। ओके, परिवार तो आप गुण पाया ही जाता है, जैसे कर देना। ये गुण देखो गुण धर्म पाए जाते हैं राज्य के अंतर्गत, ये दोनों से संयुक्त रूप से मिले हुए होते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और कल के लेक्चर में हम समझाने का प्रयास करेंगे हीगल का जो दास प्रथा है, नागरिक स्वतंत्रता के बारे में, थोड़ा स्वतंत्रता संबंधी विचार, अलगाव की स्वतंत्रता है, उसके बारे में स्पष्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर स्पष्ट समझ में आ गया होगा।